हेलो एंड वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा कम समझ में आए, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट एक तरह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गलतियां की थीं, जो खामियां रह गई थीं, उन्हें पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारा गया था। अब इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स द यंगर, उनके नाम पर इस एक्ट को रखा गया है, विलियम पिट्स, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के में करेक्शन करता है, जो कमियां रह गई थी उन्हें सुधारता है। क्या क्या इसमें चेंज हुए थे? पहला जो हमारा चेंज हुआ था ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में एक कमी रह गई थी कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और कॉमर्शियल वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अलग नहीं किए थे, लेकिन इस चीज़ को सुधारा गया पिट्स इंडिया एक्ट में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को काम दिया गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल काम देखेंगे। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ की, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी पजेशन को बोला जाने लगा अब ब्रिटिश पजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग ब्रिटेन में रह रहे थे वो ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ भी कब्जे में ले रही है, जिस लैंड मास पर वो शासन कर रही है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना कहा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा ना कहा जाए, उसे ब्रिटिश पजेशन कहा जाए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पैसे लिए थे, अंडर द रेगुलेशन काम कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो ब्रिटिश लोग भी ये चाहते थे कि हमारा एक्सपेंशन माना जाए, ना कि एक प्राइवेट कंपनी का। इसलिए हमने इसे ईस्ट इंडिया पजेशन कहा, ब्रिटिश पजेशन बना दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पजेशन अब यहाँ से नहीं बोला जाएगा, ब्रिटिश पजेशन बोला जाएगा। गवर्नर जनरल को हमने क्रिएट किया था, तो गवर्नर जनरल को हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी थी। इसमें हमने 4+1 मेंबर दिए थे, यानी 4 मेंबर होंगे और एक गवर्नर जनरल उसमें खुद होंगे। हमने क्या किया पिट्स इंडिया एक्ट में, एक मेंबर कम कर दिया, तो 3 मेंबर रह गए हमारे पास और एक गवर्नर जनरल रह गए। इनमें भी एक कंडीशन डाल दी कि भाई जो 3 मेंबर होंगे ना, इनमें से एक मेंबर हमारा कमांडर इन चीफ होना चाहिए। 3 मेंबर में से एक मेंबर हमारा कमांडर इन चीफ होगा और गवर्नर जनरल तो स्वयं वहाँ पर मौजूद होंगे ही होंगे। तो ये 3 करेक्शन हमने किए थे पिट्स इंडिया एक्ट में। जैसा कि हम जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद एक प्रथा शुरू हुई, एक नियम बन गया कि जो भी हमारे एक्ट आएंगे उन्हें हम बोलेंगे चार्टर एक्ट, और ये हर 20 साल में आएंगे। 20 साल में हम चीज़ें अपडेट करेंगे, जिसे हम चार्टर एक्ट बोलेंगे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद अगला जो चार्टर एक्ट आता है वो आता है 1893। 1893 में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कुछ बहुत बड़े काम नहीं हुए थे, इसलिए उसे हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थोड़ा काम का रहेगा वो रहेगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1813। इस एक्ट के आने के कारण कुछ थे, कुछ बैकग्राउंड भी थे। इंडिया के कारण अपने थे, साथ साथ यूरोप में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हो रही थी, कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे। क्या बदलाव हो रहे थे कि फ्रांस में एक व्यक्ति का शासन शुरू हुआ जिसे हम बोलते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रांस की और ईस्ट इंडिया कंपनी की कभी भी नहीं जमती थी, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे। लड़ते इसलिए भी थे क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना एक्सपेंशन करना चाहती थी, यानी ब्रिटेन भी अपना एक्सपेंशन करना चाहता था, वो भी कॉलोनी बनाना चाहता था, और फ्रांस भी कॉलोनीज बनाना चाहता था, वो भी एक्सपेंशन कर रहा था। ठीक है, तो जब दोनों ही लोग एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे और एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है नेपोलियन बोनापार्ट की। बोनापार्ट आया तो इसने एक नियम बनाया जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके लिए।
नियम ये बनाया कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर ये ब्रिटेन के साथ व्यापार करेंगे तो ये सब हमारे दुश्मन होंगे। जो ब्रिटेन के साथ व्यापार करेगा उसे हमसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव इतना था कि इससे कोई लड़ना नहीं चाहता था। इतना पावरफुल था कि जिस तरफ चल देता था उस तरफ इसकी जीत पक्की थी। तो सारी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ डर गईं नेपोलियन की वजह से, और इन्होंने ब्रिटेन से कारोबार करना बंद कर दिया। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम आने की वजह से जो ब्रिटेन की कंपनियां थीं जो यूरोप में काम कर रही थीं, इन्हें काम मिलना बंद हो गया। ये हो गई बेरोज़गार। अब बस ब्रिटेन के पास एक ही तरीका था, एक ही ज़रिया था जहाँ से मोटा प्रॉफिट आ रहा था, वो था इंडिया। अब इंडिया में मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि ब्रिटेन की और कोई कंपनी इंडिया में काम नहीं करेगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जितनी भी ब्रिटेन में कंपनियां थीं, इन्होंने प्रेशर बनाया कि सर ये जो मोनोपोली है इसे ख़त्म करिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी इंडिया जाना चाहते हैं, हम भी इंडिया को लूटना चाहते हैं। जब पार्लियामेंट पर यह प्रेशर बना तो पार्लियामेंट ने इनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली इंडिया में थी ये ख़त्म कर दी जाती है। बस दो एक्सेप्शन रह जाते हैं कि चाय का जो व्यापार है, टी का जो व्यापार है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाइना में जो व्यापार करेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके अलावा सारी तरह की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है तो कुछ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज। इनका भी मन हुआ कि हम भी यूरोप के बाहर जाना चाहते हैं, हम भी धर्म को फैलाना चाहते हैं। और धर्म का और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध रहता है। अगर धार्मिक लोग कुछ बात बोलते हैं तो राजनीतिक व्यक्ति उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकता है, बड़ा प्रभाव रहता है। अब इन मिशनरीज ने प्रेशर बनाया पार्लियामेंट पर और परमिशन ले ली कि भाई हम भी अब जा सकते हैं इंडिया। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने की आज़ादी मिल गई, ये अपने धर्म का प्रचार अब कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दो मेजर काम हुए थे चार्टर एक्ट 1830 में। इसके अलावा कुछ और काम होते हैं, लेकिन वो होते हैं हमारे चार्टर एक्ट 1833 में। उस पर हम फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अगली वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 क्या रीजन्स थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।